Hello guys, welcome back to my channel Xavier Science and Immigration। आज का जो क्लास होगा वो होगा एक सीरीज का पहला एपिसोड है ये, ठीक है। ये सीरीज जो होगा आइल्स राइटिंग का, ठीक है। नॉर्मली जो स्टैटिस्टिक्स कह रहा है आइल्स के एग्जाम्स का, अगर हम स्टैटिस्टिक्स या पीछे का डाटा अगर देखें 80% जो है वो 5.5 स्कोर करते हैं राइटिंग में। 80%, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी की रिकॉर्ड है, ठीक है। ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी का जो रिकॉर्ड है वो कह रहा है, पिछला जो डाटा अगर आप देखोगे उसमें 80% स्टूडेंट्स जो हैं वो राइटिंग में 5.5 स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। तो रीजन क्या है, क्या कारण है इसके पीछे, क्यों ये हो रहा है? क्या राइटिंग हमारा इतने खराब है कि हम 5.5 से ऊपर जा नहीं पा रहे हैं, या हमें आता है पर हम कुछ गलतियां कर रहे हैं जो गलतियां नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं। और दूसरी है, सबसे बड़ी चीज है कि स्कोर कैसे होता है। ये आइल्स का टीचर जो एग्जामिनर है, राइटिंग के जो एग्जामिनर है, वो एग्जामिनर किन बेस पे किन किन चीजों को कंसिडर करते हैं या किस तरह से वो स्कोरिंग करते हैं, टास्क 1 को कैसे करते हैं, टास्क 2 को कैसे करते हैं, फिर बैंड्स कैसे दिया जाता है, ठीक है। आज का टॉपिक, आज का सीरीज का जो ये होगा आइल्स राइटिंग का, ये पहला सीरीज है, ये पहला एपिसोड है आज का, ठीक है। यहाँ से हमारा सफर शुरू होगा राइटिंग का, ठीक है। तो क्या है, राइटिंग मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। आज जो मैं डिस्कस करूंगा वो मैं डिस्कस करूंगा टास्क 2 के ऊपर, ठीक है। टास्क 2 के ऊपर स्टार्ट करूंगा। टास्क 2 के सारे एलिमेंट्स डिस्कस करने के बाद फिर जैसे जैसे वीडियोस बनते जाएंगे टास्क 1 के कंपोनेंट्स और उसके हिसाब से उस हिसाब से मैं एक के बाद एक करता जाऊंगा, ठीक है। सो आज का ये क्या है, वांट टू स्कोर गुड इन राइटिंग। क्या कोई नहीं चाहता, सारे चाहते हैं कि यस, ठीक है ना, सारे चाहते हैं कि हम राइटिंग में किस तरह से स्कोर करें, ताकि जो अगर मैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स का लेता हूं, ठीक है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट को हम पूरा करें, ठीक है। मैक्सिमम एक अलग चीज है, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के ऊपर आप जितना लेना है दैट डिपेंड्स अपॉन योर एबिलिटी, ठीक है ना। तो मिनिमम थ्रेशोल्ड पे कैसे पहुंचे, ठीक है। 5.5 इज इट एनफ? नहीं है। कई बार हमें क्या होता है, हमसे ऊपर वाले 6 बैंड वालों को पहला ये हो जाता है, ठीक है, प्रेफरेंस मिल जाता है। सो द मेन एम ऑफ माय सीरीज इज, मेरा जो सीरीज है ये, मैं ये आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि दिस इज ओनली फॉर एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए या पर्टिकुलर, दिस इज फॉर एवरीवन। हाँ, इसमें कुछ चीजें मेरी जो एक्सपीरियंस कह रहा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कह रहा है कि किस तरह से आप करोगे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे, ठीक है ना। व्हाट आर द एरियाज वेयर यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, मेन वो चीज है, ठीक है। चलते हैं आगे। दोस्तों, आगे जाने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे हिट करिएगा, ठीक है, ताकि मेरे आने वाली, इस सीरीज के आने वाले वीडियोस आपको इमीडिएटली पता चले। और मैं कोशिश करूंगा एवरी अल्टरनेट डे मैंने एक एक वीडियो बनाऊं इसके ऊपर राइटिंग की, क्योंकि राइटिंग बहुत बड़ी वास्ट चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके साथ मैं वो चीज़ें शेयर करूं या वो चीज़ें बताऊं जो आप फ्री होके, फ्री माइंड पे या फ्री होके ये आप उसको अचीव करते जाओ, धीरे धीरे अचीव करते जाओ, ठीक है। कुछ एक तो जो मार्केट में बना हुआ है या जो कहते हैं कि भाई ये बहुत टफ है, बहुत टफ है, नो डाउट ये टफ है, बट ये इतना टफ भी नहीं है कि आप मिनिमम थ्रेशोल्ड पे ना पहुंच पाओ, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सो वंस अगेन जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जो न्यू कमर्स हैं, मेरे आप लोगों से खास करके रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करिए। और मेरा उम्मीद है कि डेफिनेटली इस सीरीज में मैं डेफिनेटली आप लोगों को वो चीजें दूंगा जो आपको आगे जाके राइटिंग इजी भी करेगा और राइटिंग को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। दूसरी पॉइंट है, डर निकल जाएगा, इसमें डर नहीं रहेगी, ठीक है। क्या मेरे सेंटेंस नहीं हो रहा है, मेरा ग्रामर नहीं हो रहा है, मेरे लेक्सिकल रिसोर्सेस में कमी है, वो सारी चीजों को आप स्टेज बाय स्टेज समझते जाओगे, ठीक है। उन चीजों से आपका जो डर है या डाउट है या जो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वो चीजें आप उनको आप समझ पाओगे कि वो चीजें हैं क्या, ठीक है। इट्स नॉट ए बिग इश्यू, ठीक है। ये नामुमकिन कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, नामुमकिन नहीं है, ये दिमाग से निकाल दो कि ये मेरे से नहीं होगा या मैं क्रैक कर नहीं पा रहा हूँ। चाहे 2 बार, कुछ बच्चे ऐसे हैं 3 बार भी दे दिए वो 5.5 ही आ रहा है, राइटिंग में 5.5 ही आ रहा है, तो उसके पीछे रीजंस बताऊंगा क्यों आ रहा है, क्यों 5.5 से 6 पे क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है। ये इस सीरीज के अंदर जो वीडियोस बनेंगे उसके अंदर आप इन चीजों को बारीकी से समझ सकते हो और वो कमियां दूर कर लो। गारंटी है यू विल रीच एट योर मिनिमम बैंड, ठीक है ना, जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसको पार कर जाओगे, आराम से पार करोगे आप, ठीक है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, स्कोरिंग। यही जो चीज मैं कह रहा हूं कि 5.5 आ रहा है, 6 क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो एक एग्जामिनर जो है वो राइटिंग स्क्रिप्ट देखने के बाद किस चीज को देखे, वो
आपको स्कोर देता है। ठीक है, तो आज के इस एपिसोड में मैंने पर्टिकुलर एक चीज को लेके डिफाइन करूंगा। जो एक्सप्लेनेशन होगा मेरा आज एक चीज के ऊपर होगा, कंसंट्रेशन एक चीज के ऊपर होगा, वो मैं आगे बताऊंगा। पर यहाँ पे जो स्कोरिंग है, स्कोरिंग सारे के लिए सेम है। ठीक है, तो स्कोरिंग किस तरह से हो रहा है, चाहे वो टास्क 1 हो चाहे टास्क 2 हो, ठीक है, स्कोरिंग पैटर्न सेम है। ठीक है, स्कोरिंग किस तरह से हो रहा है उस चीज को समझो। इस चीज को समझोगे तो आप खुद अंदाजा लगा पाओगे कि आपका किस जगह पे कमी है। ठीक है ना, चलते हैं अभी। स्कोरिंग में आपको पता है हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। टास्क रेस्पॉन्स है, टास्क 2 के लिए जो होता है टास्क रेस्पॉन्स पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया कोहेरेंस एंड कोहेशन, लेक्सिकल रिसोर्सेज, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। ठीक है, हमारा पहला है टास्क टास्क रेस्पॉन्स, देन कोहेरेंस एंड कोहेशन, देन लेक्सिकल रिसोर्सेज एंड ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। ठीक है, ये चार चीजें आपको बैंड डिस्क्रिप्टर टास्क 2 ऑफिशियल बैंड डिस्क्रिप्टर में आपको ये चार चीजें मिलेंगे। ठीक है, फाइन। तो अभी ये है क्या, यानी कि जो भी आप राइटिंग कर रहे हो, आपका जो राइटिंग टास्क 2 की जो आपने 250 वर्ड्स का या 270 वर्ड्स का जो आपने लिख के सबमिट कर दिया, ठीक है, करने के बाद एग्जामिनर क्या करते हैं, आपके राइटिंग को इन चारों कॉन्सेप्ट के ऊपर लेके, इन चारों क्राइटेरिया के ऊपर लेके मार्किंग करते हैं। ठीक है, अब ये चारों में मार्किंग होने के बाद अब ये चारों किस तरह से मार्किंग करते हैं, जो बैंड डिस्क्रिप्टर्स दिया गया है। ठीक है, बैंड डिस्क्रिप्टर्स दिया गया है, मैं आपको बैंड डिस्क्रिप्टर्स दिखाता हूं। ये देखिए, ये बैंड डिस्क्रिप्टर्स है। ठीक है, अगर मैं इसको 0 से दिखा रहा हूं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बैंड। ठीक है, ये किसका है, आइल्स टास्क 2 राइटिंग बैंड डिस्क्रिप्टर पब्लिक वर्जन, ये है ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी का। ठीक है, तो हम इन चारों के बारे में मैं बात कर रहा था, टास्क अचीवमेंट, कोहेरेंस एंड कोहेशन, लेक्सिकल रिसोर्सेज, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। ठीक है, ये चार पॉइंट के ऊपर अब इन चीजों पे जब आप राइटिंग सबमिट करते हो, एग्जामिनर क्या करते हैं, वो इन टास्क अचीवमेंट ने आप किस लेवल पे आपका टास्क अचीव कर रहे हो, किस लेवल पे कोहेरेशन एंड कोहेरेंस हो रहा है, किस लेवल पे लेक्सिकल रिसोर्सेस हो रहा है, और किस लेवल पे आपका ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी है, उस हिसाब से वो कंसिडर करके बैंड्स देते हैं। ठीक है, अब ये बैंड्स कैलकुलेट कैसे होता है, ठीक है, ये मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया। अब मान के चलिए आपकी राइटिंग आपने सबमिट कर दी है टास्क 2 में, टास्क रेस्पॉन्स में आपका 7 बैंड्स आ रहा है, कोहेरेंस एंड कोहेशन में 8 बैंड्स आ रहा है, लेक्सिकल रिसोर्सेस 6 बैंड्स आ रहा है, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी में 4 बैंड्स आ रहा है। तो स्कोर किस तरह से होगा, ठीक है, मैं आपके राइटिंग में आपका टास्क रिस्पॉन्स अच्छा था, 7 तक आप पहुंच गए, आपका कोहेरेंस भी अच्छा है, 8 बैंड आपने स्कोर कर लिया, लेक्सिकल रिसोर्सेस आपने यूज किए हैं, ठीक है, 6 बैंड, मान के चलिए 6 बैंड में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको 6 बैंड एग्जामिनर ने दे दिए। ग्रामेटिकल रेंज आपका खराब था या एक्यूरेसी खराब हो गई या कुछ गड़बड़ हुआ, जो जिसके बदले में आपको 4 मिला है। तो इसका स्कोरिंग देखिए, 7 + 8 + 6 + 4 कितना हुआ, 25, 25/4 = 6.25, फाइनल स्कोर आपका 6.5 बैंड टास्क 2 में मिलेगा। ठीक है, यानी कि इन चारों का टोटल डिवाइड बाय 4, वो जाके जो बनता है वो आपका टास्क 2 के बैंड आता है। ठीक है, अब दूसरी तरफ से देखिए, दूसरा एक एग्जांपल देखिए, अगर इस तरह से आप स्कोर कर रहे हो, 7 6 4 5 स्कोर कर रहे हो, मान के चलो टास्क रिस्पॉन्स वही है, 7 है, कोहेरेंस में थोड़ा सा कम आ गया, 6 आ गया, लेक्सिकल रिसोर्सेज 4 आ गया, ग्रामेटिकल में अच्छा किए, लेक्सिकल से अच्छा है तो ग्रामेटिकल में थोड़ा सा 5 के लेवल पे आप आ गए हो। ठीक है, तो आपका टोटल कितना बनता है, 7 + 6 + 4 + 5 = 22, 22/4 5.5, फाइनल स्कोर आपका 5.5। यानी कि आप अभी अंदाजा करो, टास्क 2 ये टास्क 2 का 5.5 है। ठीक है, अगर इसी तरह से टास्क 1 में भी हुआ है तो कहीं ना कहीं आपका स्कोर मिनिमम जो हम रिक्वायरमेंट है 6 तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि इसमें आपको अभी देखना है, अगर हमें 6 मिनिमम चाहिए तो क्या मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट्स है, चारों के चारों में कम से कम 6 होनी चाहिए। ठीक है, तब जाके हम फाइनल स्कोर 6 पे आएंगे। ठीक है ना, तो ये जो क्राइटेरिया, अब ये देखो आपकी कमी कहाँ पे, ग्रामेटिकल रेंज में कमी है या लेक्सिकल में कमी है या कोहेरेंस में कमी है या टास्क रिस्पॉन्स में कमी है, ये जब आप अपना राइटिंग चेक कराते हो, ठीक है, तब ये चीजें आपको आपके टीचर या आपका जो गाइड है वो इन चीजों को बताते हैं कि आप पर्टिकुलरली इस जगह पे आपका कमी है, लेक्सिकल रिसोर्सेस में कमी है या कोहेरेंस में कमी है या टास्क रिस्पॉन्स में ये चीजें कमी है। ठीक है, उस हिसाब से आपने उसको और फाइन तरीके से आपको बढ़ाना है। ठीक है, जहां पे आपको ये गाइडलाइंस नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, चाहे आप वहां पे 1 साल पढ़ लो चाहे 1.5 साल पढ़ लो। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जिन्होंने 1.5 साल से आइल्स कर रहे हैं। भाई साहब, ये कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं है आप साल कर रहे हो 1.5 साल कर रहे हो। ठीक है, टू दी पॉइंट काम करो आप।
टू दी पॉइंट आप समझो, आपका टीचर वही सही टीचर है जो आपको टू दी पॉइंट बताएगा, नहीं भाई आपका इस जगह में इस बैंड के हिसाब से आपका स्कोर बन रहा है, आप इससे ऊपर स्कोर कर नहीं पा रहे हो, आप यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इस पर्टिकुलर जगह पे मेहनत करो और आप इससे ऊपर आ जाओ। ठीक है, ये चीज होना जरूरी है, ना कि राइटिंग के नीचे लिखा होगा कि आप वर्क ऑन वोकैब्स, ठीक है, या प्रैक्टिस ऑन वोकैब्स, प्रैक्टिस ऑन ग्रामर, ठीक है, इंक्रीज योर ग्रामेटिकल एक्सपर्टाइज। ठीक है, इस तरह से जो कमेंट्स लिखते हैं वो कमेंट से कुछ नहीं बनना। ठीक है ना, वो चाहे वो स्टार्टिंग डे पे भी वो कमेंट्स मिलेगा, 30 दिन के बाद भी वही कमेंट्स मिलेगा। ठीक है, अगर कमेंट्स के बाद सॉरी सॉरी अगर कमेंट्स के बाद अगर आपका गाइड आपको या आपका टीचर आपको अगर बताते हैं कि भाई नहीं आपने इस तरह से करना है, इसको इस जगह पे ये कमी है, देन आपका टाइम सेव हो रहा है, नहीं तो आप साल भर बैठे रहो वही चीज होता रहेगा, और वो हो भी रहा है। ठीक है, कई मैंने ऐसे कई बच्चों को देखा है जिन्होंने 1 साल से पढ़ रहे हैं, 1 साल से आइल्स कर रहे हैं। इट इज नॉट अ डिप्लोमा कोर्स माय डियर, इट्स नॉट अ डिप्लोमा कोर्स, ये कोई डिप्लोमा कोर्स नहीं है आप साल भर के बैठ के आइल्स करोगे या 1.5 साल से आइल्स कर रहे हो। ठीक है, तो इन चीजों के ऊपर कंसंट्रेट करो। आप खुद भी जानो कि स्कोरिंग कैसे होता है, अगर आप खुद जानोगे तो आपको आपकी कमियां पता चलेगा, आपको आपकी कमियां पता है, पर पर्टिकुलर पॉइंट कौन सी पॉइंट पे कमियां है ये आप पकड़ नहीं पा रहे हो, इसलिए आप इंप्रूवमेंट ला नहीं पा रहे हो। ठीक है, अगर आपको पता चल जाएगा मेरे इस जगह पे कमी है, मुझे इस जगह पे मेरे बैंड 6 नहीं आ रहे हैं, तो उस एरिया में आप कंप्लीट काम करो, मेहनत करो उस जगह पे। ठीक है, बिना मेहनत के स्कोर नहीं आना, चाहे आपको यूट्यूब पे लाखों वीडियोस मिल जाएंगे, ये ट्रिक्स कर लो, ये ट्रिक्स कर लो, ये ट्रिक्स कर लो, ट्रिक्स से कुछ नहीं मिला है। ठीक है, बी फ्रैंक, बी प्रैक्टिकल, लाइफ में बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलना। ठीक है, वर्क स्मार्टली, आप अपना कमियां अंदाजा लगाओ, कौन से कहाँ पे आपकी कमियां है, किस जगह पे आपका 6 नहीं आ रहा है, 6 बैंड्स नहीं आ पा रहे, उसी एरिया में काम करो, उसी एरिया में मेहनत करो, और वहां से आप डेफिनेटली आप ऊपर आओगे। ठीक है, तब चलेगा आपका इंप्रूवमेंट, हाँ वाकई में आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये हुआ स्कोरिंग कैसे होता है। ठीक है, अब इस तरह से ये टास्क 2 का है। टास्क 1 में भी उसका चारों क्राइटेरिया जो है, चारों क्राइटेरिया के ऊपर आपको स्कोर एग्जामिनर देते हैं, फिर उसका टोटल एवरेज निकालते हैं, जो बैंड आया वो बैंड होता है। ठीक है, उसके बाद जाके टास्क 1 एक हिस्सा होता है और टास्क 2 का 2 हिस्सा होता है। ठीक है, फिर उनका एवरेज निकलता है, तभी जाके आपको बैंड्स, फाइनल बैंड्स मिलता है। ठीक है, उसके बारे में मैं कभी और डिस्कस करूंगा। तो आज इसके अंदर, इन चारों क्राइटेरिया के अंदर आज जो मेरा फोकस है वो फोकस है कोहेरेंस एंड कोहेशन का। ठीक है, आज का जो मैं फोकस लूंगा, आज का जो मैं डिस्कस करूंगा आपसे, जो मेन चीज है, ठीक है, कोहेरेंस एंड कोहेशन, इस टॉपिक के ऊपर आज मेरा फोकस रहेगा आगे के। ठीक है, चलते हैं आगे। क्या करना है कोहेरेंस एंड कोहेशन को मेंटेन करने के लिए, क्या करना है। ठीक है, कोहेरेंस और कोहेशन को मेंटेन करने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना। बैंड 9 पे कोहेरेंस में क्या कह रहा है, स्किलफुली मैनेजेस पैराग्राफिंग। बैंड 8 में कह रहा है यूजेस पैराग्राफिंग सफिशिएंटली एंड अप्रोप्रिएटली। बैंड 7 में प्रेजेंट्स अ क्लियर सेंट्रल टॉपिक विद ईच पैराग्राफ, यूजेस पैराग्राफिंग बट नॉट ऑलवेज लॉजिकली। और बैंड 5 कह रहा है मे नॉट राइट इन पैराग्राफ्स और पैराग्राफ मे बी इनएडिक्वेट, यानी कि पैराग्राफ जो कोहेरेंस है, पैराग्राफ कोहेरेंस और कोहेशन कब एस्टेब्लिश होगा, पैराग्राफ्स के अंदर। ठीक है, जब हमने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दिया, इंट्रोडक्शन में हमने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद जब उसके बारे में हम लिखते हैं, आगे हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक सेंट्रिक होकर जब हम आगे पैराग्राफ्स बनाते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है, कंक्लूजन लिखते हैं, इनमें एक लिंक एस्टेब्लिश होना जरूरी है। ठीक है, लिंक एस्टेब्लिश होना जरूरी है और टू दी पॉइंट उस टॉपिक के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें है कि नहीं है, अगर ये चीजें है तो किस लेवल पे है, तो लेवल के हिसाब से आपको यहाँ पे बैंड्स मिलते हैं। ठीक है, स्किलफुली मैनेजेस पैराग्राफिंग, आपका अगर पैराग्राफिंग जो मैनेज आप कर रहे हो वो स्किलफुली अपने मैनेज कर रहे हो, लॉजिकली लिंक बना दिया आपने, टॉपिक से भटके नहीं, आउट ऑफ फोकस नहीं हुए। ठीक है, प्रॉपर एग्जांपल्स हैं, प्रॉपर ये, तो ये सारी चीजें तो आपको बैंड 9 आपका कोहेरेंस में मिल रहा है। ठीक है, ये एक एक क्राइटेरिया की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आपके पास 4 क्राइटेरिया है। ठीक है, चारों में हमें स्कोर लेना है। ठीक है, इसी तरह से चारों का अपना अपना रूल्स है, चारों को अपना अपना रूल्स के हिसाब से हमें स्कोर लेना है। ठीक है, उसके बाद बैंड 8 कब मिलेगा, पैराग्राफिंग यूजेस पैराग्राफिंग सफिशिएंटली एंड अप्रोप्रिएटली, आपने पैराग्राफिंग सही किया हुआ है, अप्रोप्रिएट किया हुआ है। ठीक है, कहीं पे लिंक्स मिस हो सकता है, या जो 9 में नहीं है, जो 9 में वो मांग रहे हैं वो चीज अगर नहीं है, बट बाकी सारी चीजें हैं, देन आपको 8, इस तरह से बैंड्स आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब नॉट एनफ पैराग्राफ, अभी क्या किस तरह के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ठीक है, हमें कोहेरेंस में और कोहेशन में, ठीक है, कोहेशन में अगर पैराग्राफिंग, जो जिसको हम कहते हैं पैराग्राफिंग, ठीक है, उसके अंदर स्कोरिंग ना मिलने का रीजन क्या हो सकता है। ठीक है, पहला रीजन ये कि नॉट एनफ पैराग्राफ्स, आपको जितने पैराग्राफ्स क्वेश्चन के हिसाब से बनाना चाहिए, जो टास्क आपको दिया गया, टास्क जितने पैराग्राफ्स का एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर आप उस हिसाब से पैराग्राफ्स बना नहीं पाए तो स्कोरिंग कम आएगी। ठीक है, क्या कह रहा है, कीप द फॉलोइंग इन माइंड व्हेन
रेस्पॉन्डिंग टू राइटिंग टास्क 2, ठीक है। टास्क 2 के अंदर आपने किन किन चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है। When we use paragraphs with a clear and central topic, the essay becomes easier to follow and understand, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप अपना टॉपिक, सेंट्रल जो टॉपिक है, जो टॉपिक का थीम है, आपका राइटअप जो है वो राइटअप उसी टॉपिक के आसपास ही रहे, इर्द गिर्द ही रहे, इधर उधर भटके ना, आप आउट ऑफ फोकस ना होइए, ठीक है। और दूसरी है उसको इजीली प्रेजेंट करने की। इजी मतलब कि ऐसे वर्ड्स आप यूज किए जो वर्ड्स के साथ आप अच्छी तरह फेमिलियर हो, आप अच्छी तरह जानते हो कि हाँ जो वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूँ ये पता है, इसका मीनिंग पता है, ये सही जगह है, अप्रोप्रिएट प्लेस है, ठीक है। और ये क्या करेगा आपका टू दी पॉइंट, आपका जो सोच है, जो सोच आप राइटिंग में आप दिखाना चाहते हो, वही सोच एग्जामिनर के दिमाग में, एग्जामिनर के माइंड में वो हिट करेगा, ठीक है ना। तो ये इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा और डेफिनेटली आप स्कोर करोगे। मैंने पहले भी मेरे वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि इट डजेंट मैटर कि आप का क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। +2 के बाद भी एक स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है, वही राइटिंग टेस्ट दे रहा है, डिग्री के बाद भी स्टूडेंट को वही राइटिंग मिल रहा है, और इवन एक मास्टर्स के स्टूडेंट्स को भी वही राइटिंग मिल रहा है, और तीनों के तीनों 9 बैंड्स ले रहे हैं, ठीक है। और तीनों में वो वर्ड्स की जो कैपेबिलिटी है अलग अलग होगी, तीनों का वर्ड्स की कैपेबिलिटी सेम नहीं होगा, फिर भी 9 बैंड्स मिल रहा है। दैट मीन्स क्या है कि हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर आइडियाज, ठीक है ना। आप कितने क्लियरली अपने राइटिंग को और कितने स्मूथली, कितने फ्लोफुली आपने उसको प्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज व्हाट काउंट्स, नॉट हैवी वोकैब्स या हैवी वर्ड्स। हैवी वर्ड्स कहीं पे भी नहीं लिखा है, आपने पूरा का पूरा बैंड डिस्क्रिप्टर देख लीजिए, टास्क 2 हो या टास्क 1 हो, ठीक है, या आइल्स के ऑफिशियल साइट पे भी कहीं पे भी जाके देख लीजिए, ठीक है। कहीं पे भी ये नहीं लिखा होगा कि यू हैव टू यूज हैवी वर्ड्स, ठीक है। हैवी वर्ड्स कहीं नहीं, रेंज ऑफ वोकैब्स है, ठीक है। रेंज ऑफ वोकैब्स के बारे में भी एक पूरा क्लास में आपको बताऊंगा, वोकैब्स रेंज कैसे बनता है, किस तरह से बनता है, ठीक है। इजीली किस तरह से बना सकते हो आप, ठीक है। आपको जो वर्ड्स पता है उन्हीं वर्ड्स को हम यूज करेंगे, हम कोई नए वर्ड्स हम ये नहीं करेंगे ना। मैं आपको किसी भी मेरे सीरीज में मैंने आज तक मैंने कहीं डिक्टेट नहीं किया कि आपने यही वर्ड्स यूज करना है या आपको इन्हीं वर्ड्स को लेके चलना है, नहीं। आपने +2 तक अगर पढ़ा है तो स्टैंडर्ड 1 से लेकर, आप सोचो स्टैंडर्ड 1 से लेकर 12th तक आपने इंग्लिश एक सब्जेक्ट पढ़ा है और बाकी सब्जेक्ट्स भी इंग्लिश में ही पढ़ा है। सो जो वर्ड्स आपके पास है दैट इज मोर देन अनफ, ठीक है। उनको सही तरह से यूज करो। वी आर नॉट यूजिंग दोज वर्ड्स प्रॉपरली। आप उन्हीं वर्ड्स को यूज, उन्हीं को रिकैप करो पहले, उन्हीं चीजों को, उन्हीं वर्ड्स को पहले रिकॉल करो, उनको यूज करो, ठीक है। उसमें सुधार लाओ, तो वही आपको अच्छा बैंड स्कोरिंग देने में मदद करेगा, क्योंकि वो वर्ड्स आप जानते हो, आप फेमिलियर हो, ठीक है। इस चीज को समझो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्या करें, करना क्या आपने, यूज पैराग्राफ्स फॉर ईच आइडिया, ठीक है। आपको क्वेश्चन टास्क 2 में जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को देखो, उसमें अगर एडवांटेज ड्रॉबैक या दोनों आइडिया, दोनों व्यूज देनी है, तो ऐसी जगह पे आपने क्या करना है, 2 पैराग्राफ तो उनके लिए अलग बनेगा ही बनेगा, एक इंट्रोडक्शन बनेगा ही बनेगा, 2 पैराग्राफ उनके लिए अलग बनेगा, ठीक है। और आपके जो आइडियाज आप दे रहे हो, ठीक है ना, आइडिया के ईच आइडिया के लिए एक पैराग्राफ करना, यूज पैराग्राफ्स फॉर ईच आइडिया, ठीक है। आपने जो आइडिया लिख रहे हो आपके सपोर्टिंग में, टास्क के सपोर्टिंग में जो भी आइडिया आप प्रेजेंट करना चाहते हो उसके लिए पैराग्राफिंग सही रखो, ठीक है। लीव ए स्पेस बिटवीन ईच पैराग्राफ, ठीक है। मिनिमम एक स्पेस की जगह छोड़ो, एक लाइन की अगर आप लिख रहे हो एक लाइन की जगह छोड़ दो दोनों पैराग्राफ में, डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि एग्जामिनर को क्लियरली पता चले भाई पहला पैराग्राफ मेरा यहाँ खत्म हुआ, दूसरा पैराग्राफ यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्या नहीं करना है आपने, डोंट यूज 1 सेंटेंस पैराग्राफ, यानी कि दैट मीन्स आपने ये सोच के कि आपने ये सोच के आपने लिख लिया मेरा पहला पैराग्राफ खत्म हो गया और दूसरा आपने एक लाइन स्पेस नहीं दिया, आपने उसी लाइन से शुरू कर दिए, एग्जामिनर के लिए वो एक ही पैराग्राफ माना जाएगा, ठीक है ना। ये गलती नहीं करना। आपने अगर पैराग्राफ खत्म हो गया तो एक लाइन का स्पेस छोड़ो, न्यू लाइन से स्टार्ट करो, ठीक है। एक लाइन छोड़ के तो उसके अगले लाइन से स्टार्ट करो, ठीक है। और दूसरी है, और आइडियाज लिखते लिखते इतना बड़ा भी ना लिख दो कि सारे आइडियाज एक ही पैराग्राफ के अंदर आ जाए, ठीक है ना। उस तरह से भी गलतियां ना करो, ठीक है। एक यानी कि कहने का मेन मकसद क्या है कि आपको पैराग्राफ मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। अलग आइडियाज के लिए अलग पैराग्राफ मेंटेन करने पड़ेंगे, ठीक है। और जो टास्क मांगा है उसके लिए आपको अलग अलग पैराग्राफ्स सिस्टमैटिक वे में बनानी पड़ेगी, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, एक इंट्रोडक्शन होता है, 2 बॉडी पैराग्राफ और एक कंक्लूजन होता है, ठीक है, टास्क 2 के अंदर। हाँ, इसमें एक पैराग्राफ और बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, अगर आपका अपना ओपिनियन भी मांगा गया है, देन यू विल ऐड 1 मोर पैराग्राफ एक्सक्लूसिवली फॉर राइटिंग योर ओपिनियन, ठीक है ना। यहाँ पे 5 पैराग्राफ बनेंगे, ठीक है। नॉर्मली 4 5, ठीक है। फिर भी मैं ये भी अभी भी मैं कह रहा हूं कि इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ टास्क, ठीक है। टास्क कौन सा दिया गया आपको, किस बेस में दिया गया, उस बेस पे आप पैराग्राफ को डिसाइड करोगे, ठीक है। इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे किसी और दिन, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, इनकरेक्ट फॉर्मेट। बात वही आ गई फॉर्मेट की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर, राइटिंग टास्क
2 must be written in an essay format using paragraphs to break up your ideas. This will help to structure your essay in a way that is easy to understand. You should not use headings, bullet points and numbers. यानी कि essay का जो writing का जो convention है, essay writing का जो रूल्स है, आपको उसी के हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे राइटिंग के अंदर पॉइंट्स नहीं आएगा, डैशेस नहीं आएगा, ठीक है, बुलेटेड पॉइंट्स नहीं आएगा, ठीक है। आप उसको एज ए पैराग्राफ ही रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, और रिप्रेजेंट करोगे और ट्राई करो। आपका जो स्ट्रक्चर जो होगा वो बिल्कुल इजी होगा, इजी होना चाहिए और क्लियरली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर आप उसमें अचीव करो, ठीक है। करना क्या आपने, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ, कंक्लूजन, यही बात मैंने कही अभी, जस्ट वही बात कह रहा था मैं। आपका होगा इंट्रोडक्शन होगा, देन 2 बॉडी पैराग्राफ्स, ठीक है, एक सपोर्ट में एक अगेंस्ट में। अगर टास्क में मांग रहा है, अगर टास्क ने मांगा एडवांटेज ड्रॉबैक दोनों मांगा है तो दोनों लिखोगे एक एक पैराग्राफ, ठीक है। ओपिनियन मांगा है तो एक पैराग्राफ और ऐड करोगे ओपिनियन के लिए अलग से, देन कंक्लूजन, ठीक है। तो ये चीजें डिपेंड करता है टास्क को लेके, ठीक है। देन क्या नहीं करना आपने, बुलेटेड पॉइंट्स यूज नहीं करना है। मान के चलिए आपके पास 3-4 आइडिया है, आइडियाज को कभी भी द आइडियाज एज फॉलोस करके नीचे पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 इस तरह से नहीं करना, ठीक है। जो अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि बुलेटेड पॉइंट्स में क्यों ना करूँ, मेनली बुलेटेड पॉइंट्स मीन्स क्या है। अगर हम कहते हैं कि हम नॉर्मल हम कई बार लिखते हैं कि भाई हमारे पास अगर आइडियाज अगर आ गए, ठीक है, तो इस तरह से नहीं करना है कि द आइडियाज एज फॉलोस, ठीक है, एज फॉलोज करके ये इस तरह से नहीं करना, ये गलत है, ये आपको स्कोर नहीं देगा, ठीक है। आइडियाज अगर है या पॉइंट्स आप कुछ लिखना चाहते हो, पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिखो, ठीक है। यही चीजें पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिखो, बाय यूजिंग कॉमास, बाय सेपरेटिंग कॉमास। आपका आइडियाज को या जो भी पॉइंट्स आप लिखना चाहते हो उनको कॉमास लगा के सेपरेट करो, पर लिखो पैराग्राफ के फॉर्मेट पे, ठीक है। पार्शियल एड्रेसिंग द क्वेश्चन, जो टास्क आपको मांगा गया है उस टास्क को पूरा अचीव करने की ट्राई करो, पूरा आंसर करने की ट्राई करो। पूरा आंसर का मीनिंग क्या है, मैं यहाँ पे पूरा आंसर मतलब एड्रेसिंग द क्वेश्चन, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, टास्क को समझो, टास्क क्या मांगा है, पर्टिकुलरली क्या मांगा है, ठीक है, उसी को आंसर करना है आपने, ठीक है। जो नहीं मांगा है उस तरफ जाना ही नहीं, उसमें क्या होगा, आउट ऑफ फोकस हो जाएगी। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ए मोबाइल, अगर ये टॉपिक है, आप एडवांटेज लिखोगे, एडवांटेज में आप बात कर रहे हो कि भाई ठीक है मोबाइल यूज करने से ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, ठीक है। और उसके बाद उसमें मान के चलो कहीं पे आपने एक लाइन करा कि देर आर, मतलब एडवांटेज भी डिपेंड करता है कि किस टाइप के मोबाइल्स हम यूज करते हैं, ठीक है। उसमें आपने कहीं एक लाइन लिखा है कि ठीक है द एडवांटेज इजेस आर बेस्ड ऑन टाइप ऑफ मोबाइल वी आर यूजिंग, ठीक है। उसमें लिखने के बाद आप मान के चलो किसी मोबाइल के ब्रांड की तरफ चले गए, भाई इसकी ज्यादा फैसिलिटीज, इसका ज्यादा एडवांटेज है, उसका ये ब्रांड की तरफ अगर चले गए, दैट मीन्स आपने धीरे धीरे उस टॉपिक से आउट ऑफ फोकस हो रहे हो, ठीक है ना। ये चीजें नहीं करनी है, ठीक है। हाँ ये जरूर लिख सकते हो आप, ये जायज है क्योंकि अलग अलग मोबाइल्स अलग अलग एडवांटेज के साथ आते हैं, ठीक है, दैट इज अनफ। आप ब्रांड की तरफ नहीं जाना है, ब्रांड की तरफ जा रहे हो मीन्स क्या है, आप मोबाइल के डिटेल्स में जा रहे हो, ठीक है, एडवांटेज की डिटेल में नहीं, मोबाइल की डिटेल्स में जा रहे हो। वहां पे आपको टॉपिक चेंज हो जाएगा, फोकस भी चेंज हो जाएगा, ऑफ रोड हो जाएगा, ठीक है, वहां पे स्कोर नहीं मिलना। तो ये चीजें हम देखेंगे जब मैं आपको मैं राइटिंग करके दिखाऊंगा, और राइटिंग के को आइडियाज को कैसे प्रेजेंट करना है, किस लिमिट तक लेके जाना है, वो भी हम वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी इसमें मेन चीज क्या करना है आपने, टेक टाइम टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड डिसाइड हाउ मेनी पार्ट्स आर इन द क्वेश्चन, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको हाउ मेनी पार्ट्स अगर आपको पता चला तो आपके पैराग्राफ उस हिसाब से बनेंगे, ठीक है। आपको पैराग्राफ के बारे में एक बढ़िया सा क्लियर आइडिया मिलेगा, क्लियर फोकस मिलेगा, आप फोकस हो जाओगे, मुझे ये लिखना है, ये लिखना है और इसको आंसर करना है, ठीक है। लेट्स टेक ए लुक एट द क्वेश्चन बिलो। आप देखो नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या मांगा गया, 2 व्यू पॉइंट्स मांगा गया, ठीक है। सो टू फुली एड्रेस द क्वेश्चन यू नीड टू डिस्कस व्यू 1 एंड व्यू 2 इन सेपरेट पैराग्राफ्स एंड फाइनली गिव योर ओन ओपिनियन, ठीक है। ये आपने अगर जहां पे व्यूज मांग रहा है, व्यू 1 भी आपने लिखना है, व्यू 2 की भी लिखना है, और उसके बाद आपको ओपिनियन भी देना है। तो उस केस में कितना बन रहा है, यहाँ पे 3 पैराग्राफ, व्यू 1 के लिए एक पैराग्राफ, व्यू 2 के लिए एक पैराग्राफ, और आपको ओपिनियन के लिए तीसरा पैराग्राफ आपका बन रहा है, ठीक है। सो इस तरह से आपको आंसर करना है। अगर इसमें से एक भी अगर पॉइंट मिस हो गया, दैट मीन्स आपने आंसर को पूरा नहीं किया, ठीक है। ये आंसर की कमी में, यानी कि आपने क्वेश्चन को प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया आंसर करने में, ये माना जाएगा और स्कोर डाउन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे सम पीपल थिंक दैट वाइल्ड एनिमल्स शुड नॉट बी केप्ट इन जूस, अदर बिलीव दैट देर आर गुड रीजंस फॉर हैविंग जूस, डिस्कशन बोथ दिस व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। इस टाइप का जो क्वेश्चन, ये इसके लिए आपको आंसर क्या करना पड़ेगा, 3 पैराग्राफ आपका इसके लिए लगेगा, ठीक है। जो कुछ सोच रहे हैं कि उनको रखना है, कुछ सोच रहे हैं कि नहीं रखना है, ठीक है। इन दोनों का अलग अलग पैराग्राफ बनेंगे, और आपका ओपिनियन क्या है, ये आपका अलग पैराग्राफ बनेगा, ठीक है। नंबर 4,
आप अपने पोजीशन को क्लियर कर नहीं पा रहे हो, आप डाउटफुल हो, मैं किसके साथ जाऊं, मेरा पोजीशन क्या है, ठीक है ना। यू हैव टू टेक पोजीशन, ठीक है। देखो एग्जामिनर को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप किसके साइड में जा रहे हो, ठीक है। आप किसके साइड जा रहे हो वो एग्जामिनर से कोई लेने देना नहीं है। एग्जामिनर को क्या चाहिए, वेदर आप पोजीशन लिए हो या नहीं लिए हो, दैट इज व्हाट काउंट्स, ठीक है। आप ये नहीं सोचना कि मैं अगर इस साइड चला जाऊंगा तो मेरा पोजीशन गलत हो जाएगा, उस साइड चला जाऊंगा तो मेरा पोजीशन सही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पोजीशन लेना है, आप पोजीशन लो, ठीक है। वो चाहिए एग्जामिनर को, एग्जामिनर उन चीज को देखते हैं, ठीक है। अब इफ यू प्रेजेंट एन अनक्लियर पोजीशन राइटिंग टास्क 2 दिस कैन अफेक्ट योर फाइनल बैंड्स को, ठीक है। मेक श्योर यू डिसाइड ऑन अ पोजीशन एंड मेंटेन इट थ्रू आउट योर रिस्पॉन्स, ठीक है। आपने अभी मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मान के चले आप ड्रग्स के ऊपर हमें टास्क मिला है, ड्रग्स के ऊपर लिखना है, ठीक है। और इसमें आपको कह रहे हैं कि भाई ड्रग्स को टोटली बैन कर देना है, आपको पोजीशन लेना है, स्टैंड लेनी है, ठीक है। टोटली बैन कर देना है या नहीं करना है, ठीक है। ऐसे केस में आपने हाफ पार्शियली कभी भी पोजीशन नहीं लेना, बैन भी करना पड़ेगा, बैन नहीं भी करना पड़ेगा नहीं, ठीक है। मान के चले मैं इस केस में अगर पोजीशन लूंगा तो मैं क्या लूंगा, अब मैं सीधा लूंगा कि भाई यू कैन नॉट बैन ड्रग्स, ठीक है। स्ट्रेट पोजीशन ले लो, यू कैन नॉट बैन ड्रग्स। और यही थॉट प्रोसेस आपका पूरे राइटअप पे आपको दिखानी पड़ेगी कि आप क्यों, आपका पोजीशन इस तरफ है क्योंकि आप ड्रग्स को बैन नहीं कर सकते हो। आप एग्जांपल दे सकते हो कि ड्रग्स ही जो लाइफ सेव करता है, ठीक है। लाइफ सेव मेन इसका कंटेंट होगा ड्रग्स के लिए, ठीक है, जो कि आपको करेगा कि आपका पोजीशन को स्ट्रांग करेगा कि आप ड्रग्स को क्यों बैन करना नहीं चाहते हो, ठीक है ना। तो आपको पूरा राइटिंग के अंदर इस सोच को आप उसमें प्रेजेंट करना पड़ेगा, उसमें हाईलाइट करनी पड़ेगी, तब जाके आपका क्या होगा, वो पोजीशन भी स्ट्रांग हो जाएगा। जब आप पोजीशन लास्ट में लेके जाओगे या लिखोगे, पैराग्राफ में अलग से लिखोगे कि मेरा ये पोजीशन है, इन इन चीज़ों की वजह से मेरा पोजीशन ये है कि मैं ड्रग्स के साथ, ड्रग्स को बैन नहीं कर सकते हम, ठीक है। वो आपका सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। वो सारा सपोर्टिंग मिलेगा, बल मिलेगा और आपका राइटिंग बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट होगा। तो इसमें करना क्या है, डिसाइड ऑन योर ओपिनियन एंड प्रेजेंट इट क्लियरली। आप पोजीशन को क्लियरली मेंशन करोगे, क्लियरली बताओगे कि मैं ये स्टैंड ले रहा हूं, मेरा ये स्टैंड पॉइंट है, ठीक है। आधा इधर आधा उधर ये नहीं करना, ठीक है। यूज पर्सनल प्रोनाउंस टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन। याद रखो यहाँ पे जरूर आप पर्सनल प्रोनाउन कौन सा है, आई, वी, शी, ही, ठीक है। इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं ये पर्सनल प्रोनाउंस है, यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। दिस इज माई पोजिशन, या आई स्ट्रांगली एग्री, ठीक है। आई, तो ये जो वर्ड है यहाँ पे, ये आपका पोजीशन को, आपको ओपिनियन को स्ट्रांगली प्रेजेंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये वर्ड्स आपको यूज करना पड़ेगा ताकि आप क्लियरली बता रहे हो कि दिस इज माई पोजीशन एंड आई एम गोइंग बाय दिस साइड, ठीक है। देन क्या नहीं करना है, चेंज योर ओपिनियन ड्यूरिंग दैट से। आप ऐसे लिखते लिखते बीच में चेंज नहीं करना, यानी कि आप जो पोजीशन आपका जो आपने स्टार्टिंग में दिया हुआ है ना, जो आपके माइंड में है, मेक इट क्लियर, कीप इट क्लियर, ठीक है। कोई भी ऐसा लाइन नहीं होनी चाहिए जो आपका पोजीशन के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करेगा या डाउट्स क्रिएट करेगा, ठीक है। कोई एक लाइन अगर डाउट क्रिएट कर दे या कॉन्ट्राडिक्शन के ले आए, दैट मीन्स आप स्कोरिंग में डाउन आएगा, ठीक है। वो आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। वो चीज नहीं करना, वो गलती नहीं करनी, ठीक है। नंबर 5, स्पेलिंग एरर्स एंड टाइपोस, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्पेलिंग एरर और टाइपोस क्यों लिखा है, क्योंकि ऑनलाइन आइल्स भी आ गया है, ठीक है। ऑनलाइन पे हम टाइप करते हैं, ठीक है। टाइप करने के टाइम पे गलतियां होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि कीबोर्ड के ऊपर जब हम टाइप करते हैं तो फिंगरिंग गलत हो जाती है, तो इसलिए इस पे ध्यान रखना आपने। तो नॉर्मली क्या है, आपको 40 मिनट्स टाइम मिलता है टास्क 2 के लिए, ठीक है। अगर हम डिवाइड करते हैं टाइम को, अगर मैनेजमेंट करते हैं सही तरह से, अगर मैनेज करते हैं तो 20 मिनट्स फॉर फर्स्ट टास्क और 40 मिनट्स फॉर सेकंड टास्क, ठीक है। तो सेकंड टास्क 40 मिनट्स में आपने जो प्लान करोगे तो कम से कम इतना टाइम बचाओ कि एक बार आपने जो लिखा है, ठीक है, फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार प्रूफिंग कर सको, ठीक है। आराम से कर सको, जल्दबाजी में नहीं, आराम से कर सको, ठीक है। नॉर्मल बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, गलतियां होती है। और ये चीज भी याद रखो, जब आप लिखते हो ना, लिखने वाले को गलतियां नजर नहीं आती है, नॉर्मली नहीं, उसको लगता है कि सारा ठीक लिख रहा है वो, ठीक है। पर जब उसको आप रिलैक्स होके एज ए रीडर आप उसको देखो, ठीक है। आप ये ना देखो कि आपने लिखे हो, आपको पता है, और आप उसी नजर से ना देखो, आप एक रीडर, आप वहां पे अपना रोल चेंज कर दो, अपना रोल चेंज करके एक रीडर के हिसाब से आप उसको पढ़ो जो आपने राइटअप किया हुआ है, तो डेफिनेटली आपको गलतियां नजर आएगा। जब आप एक रीडर के हिसाब से पढ़ोगे, खाली स्पेलिंग नहीं, कुछ एक सेंटेंस में भी आपको गलतियां नजर आएगी कि अगर यहाँ पे अगर ये चेंज करते तो और अच्छा होता, ठीक है। एक रीडर के नजर से आप उसको देखोगे तो आपको खाली स्पेलिंग एरर्स नहीं, स्पेलिंग के साथ आप कॉन्टेक्स्ट में भी आपको गलतियां
पता चलेगा और उसका और बेहतर तरीके से आप एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, अब स्पेलिंग, ये स्पेल चेक के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, आफ्टर फिनिशिंग योर राइटिंग चेक द सेम फॉर स्पेलिंग एरर्स, इफ यूर टाइपिंग चेक फॉर टाइपो एरर्स। ठीक है, ये जरूर आपने उतना टाइम आपने बचानी है। आप टाइम मैनेजमेंट इस तरह जब आप प्रैक्टिस करते हो तो इस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट करो कि सफिशिएंट टाइम आपके पास हो ये दोनों चीज को चेक करने की, स्पेलिंग एरर्स को और कॉन्टेक्स्ट के कंटेंट के अंदर अगर कोई एरर्स है तो उनको चेक करने के लिए। ठीक है, नंबर 6, अच्छा सॉरी, करना क्या है, डोंट राइट फास्ट। ठीक है, अगर फास्ट लिखोगे तो हैंडराइटिंग भी गलती होगी, हैंडराइटिंग भी खराब होगा। ठीक है, और हैंडराइटिंग जब खराब हो रहा है आई ई लग सकता है, ई आई लग सकता है। ठीक है, ये डाउट्स क्लियर ना करो, क्रिएट ना करो उसके माइंड में। ठीक है, देन ट्राई टू टाइप फास्ट। ठीक है, टाइपिंग करने के टाइम पे फास्टली टाइप नहीं करना आपने। उसके बाद नंबर 6, यूजिंग इनअप्रोप्रिएट मेमोराइज्ड लैंग्वेज फ्रेजेस एंड ग्लिचेस। ठीक है, यूजिंग इनअप्रोप्रिएट मेमोराइज्ड लैंग्वेज फ्रेजेस और ग्लिचेस, ये क्या है? ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, हमेशा करते हैं, नॉर्मली मैक्सिमम करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को कहा गया कि भाई आपने यही वर्ड्स यूज करना है। ठीक है, यही वर्ड्स को यूज करोगे तो अच्छा स्कोर आ जाएगा। ठीक है, पर वो वर्ड्स कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे अप्रोप्रिएट है, ये नहीं बताया जाता है। वहां पे आपकी गलतियां होती है और उस गलतियों में आपका स्कोर डाउन चला जाता है। जहां पे आपको बट लिखना है वहां पे आप एंड लिख देते हो, जहां पे एंड लिखना है वहां पे बट कर देते हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाता है। ठीक है, मीनिंग ही चेंज हो जाता है। एक गलत मीनिंग आप कुछ और सोच के लिख रहे हो, एग्जामिनर के माइंड में कुछ और कम्युनिकेट हो रहा है। ठीक है, तो ये गलतियां आपका स्कोर डाउन करता है। ठीक है, आपको लगता है कि भाई हाँ मैंने फर्दर मोर लगा दिया, मोर ओवर भी लिख दिया, ठीक है, देयरफॉर भी लिख दिया, ठीक है, इन अदर एंड लिख दिया, ठीक है, फर्स्टली सेकेंडली लिख दिया, थर्डली लिख दिया, फाइनली लिख दिया, ये सारे वर्ड्स मैंने यूज कर लिया, फिर भी मेरा स्कोर 5.5 है। ठीक है, हो सकता है आपने गलत जगह लिखा हो, गलत जगह पे उनको यूज किया हो। ठीक है, तो ये चीजें पे ध्यान देनी है आपने। ठीक है, और मेमोराइज लैंग्वेज मीन्स क्या है, जो वर्ड्स देखते ही पता चल जाता है कि भाई ये इसको याद करके यहाँ पे यूज किया हुआ है, या बारंबार जो बार बार जो यूज होते हैं ना वर्ड्स, उनको मेमोराइज लैंग्वेज के अंदर एग्जामिनर उसको ट्रीट करते हैं और उस वहां पे स्कोरिंग आपका डाउन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या क्या देखो, the examiner is looking for memorized language phrases and glitches. Memorized language is easy to identify. ये एग्जामिनर के लिए बहुत इजी होता है और इजीली फाइंड कर देते हैं। ठीक है, सो यूज योर ओन वर्ड्स एंड अवॉइड ओवर यूज्ड फ्रेजेस। ठीक है, ओवर यूज्ड फ्रेजेस को जो बार बार राइटिंग में यूज होता है ना, उन चीजों को यूज नहीं करना। आप अगर भीड़ से अलग दिखना है तो आपको कुछ अलग करना है। ठीक है, आपको अगर भीड़ से कुछ अलग दिखना है तो आपको अलग करना पड़ेगा। ठीक है, ओवर यूज्ड फ्रेजेस को यूज करके आप स्कोर ज्यादा ले लोगे, ये मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि भाई कौन से वर्ड्स बार बार, मानो बच्चों को बताया होगा कि भाई आपने यही यूज करना है, यही यूज करना है, यही यूज करना है, आपको स्कोर मिल जाएगा। नहीं, द बेस्ट थिंग टू स्कोर गुड इज यूज योर ओन वर्ड्स। आप अपने ओन वर्ड्स जब लिखोगे ना, एग्जामिनर को क्लियरली पता चलता है कि यस दीज आर द वर्ड्स। ठीक है, अब ओवर यूज फ्रेजेस में क्या क्या आते हैं देखो, डू करना क्या है, यूज योर ओन वर्ड्स। पहला तो पॉइंट ये है कि आपने करना है, नहीं करना जो चीज नहीं करना है। अब मेमोरीज फ्रेजेस के अंदर में क्या क्या आ रहा है देखो, कंट्रोवर्शियल, दिस इज द कंट्रोवर्शियल टॉपिक और द हॉट टॉपिक इन टुडेस एरा, या कई बार बच्चे ऐसे लिखते हैं द हॉटेस्ट टॉपिक इन द ग्लोब इज दिस थिंग। ठीक है, द कंट्रोवर्शियल टॉपिक इज दिस थिंग, इस तरह से स्टार्ट करते हैं, ये सारे मेमोराइज वर्ड्स के अंदर में जाता है। ठीक है, टू एज सोर्ड हो गया, अब लिखते हैं कई बार भाई ये एक तलवार के दो धारी तलवार है। ठीक है, डबल एज सोर्ड हो गया, टू साइड्स हो गया, फेसेस ऑफ ए कॉइन हो गया। ठीक है, टू साइड्स ऑफ ए कॉइन हो गया, इन ए नटशेल आई पेन डाउन माई सेइंग देयर आर प्रॉस एंड कॉन्स। ये जो वर्ड्स हैं ये ओवर यूज्ड फ्रेजेस हैं, ये बार बार यूज होता है, ये मेमोराइज्ड एक तरह से मेमोराइज्ड वर्ड्स के फ्रेजेस के अंदर में जाता है। ठीक है, द एसे विल डिस्कस और द रीजंस व्हाई आई ये होल्ड दिस व्यू, दिस इज अ हाईली कंट्रोवर्शियल और इज अ हाईली डिबेटेबल इशू, डिबेटेड इशू। ये वर्ड्स सारे और पुराने मतलब ये घिसी पिटी वर्ड्स हैं। ठीक है, इन चीजों पे स्कोर कभी नहीं मिलता, इन चीजों में स्कोर बहुत मुश्किल है लेना। ठीक है, इससे बेटर है कि जो आपके दिमाग में पहला थॉट जो आ रहा है, जो आपके ओरिजिनल वर्ड्स, जो अंदर के वर्ड्स है, जो ओरिजिनल वर्ड्स हैं, ठीक है ना, उन वर्ड्स को यूज करो, सिंपल रखो, ठीक है, नेचुरल रखो। तो वो नेचुरल जितना आप रखोगे उतना स्कोर आपको मिलना आसान होगा। ठीक है, वहां पे आपका एक वैरायटी मिलता है, एग्जामिनर को भी एक वैरायटी मिलता है, वो इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं कि आपने इसमें क्या अपनापन यूज किया हुआ है, क्या अपना स्ट्रेंथ्स क्या क्या यूज किए हैं। ठीक है, देन यू आर गेटिंग गुड स्कोर। ठीक है, लास्ट में
अवॉइड प्रोवर्ब से एंड क्लिचे से, ठीक है। ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है। द क्लाउड एज अ सिल्वर, एवरी क्लाउड एज अ सिल्वर लाइन, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स नहीं करना, ठीक है, ये स्कोर नहीं देगा, ठीक है। नेक्स्ट 7 क्या है, यूजिंग सर्वेस एंड रिसर्च टू सपोर्ट योर ओपिनियन। आप जो भी आइडियाज लिख रहे हो या ओपिनियन आप लिख रहे हो, ठीक है ना, उसको सपोर्ट करने के लिए क्या करना है आपने, आपका आपका एक्सपीरियंस लिखना है, ठीक है ना। योर ओन एक्सपीरियंस कह रहा है, ठीक है, योर ओन एक्सपीरियंस, ठीक है, आपका अपना एक्सपीरियंस लिखना है, ठीक है। रीजन क्या है, यूज रियल एग्जांपल्स एंड एविडेंस फ्रॉम योर ओन लाइफ एक्सपीरियंस टू सपोर्ट योर ओपिनियन, ठीक है। आपका रियल लाइफ में जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया हुआ है उसको लिखो आप, ठीक है। Examiners cannot check if your research and survey examples are real, ठीक है। Make sure you present a clear position support by examples from your own life experience, ठीक है। चाहे वो आपके देश का हो सकता है, आपके फैमिली में हो सकता है, आपके जॉब एक्सपीरियंस हो सकता है, एज ए स्टूडेंट आपका एक्सपीरियंस हो सकता है, आपके लाइफ में किसी भी स्टेज में जो एक्सपीरियंस है उसको आपने आपके आइडियाज के साथ जोड़ो, ठीक है। वो आपको बेनिफिट है, वो आपको स्कोर अच्छा देगा, उससे आपका आइडिया भी क्लियर रहेगा। आप अपना एक्सपीरियंस, खुद का एक्सपीरियंस जब लिख रहे हो उसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यू कैन रिप्रेजेंट दैट एक्सपीरियंस इन ए फार बेटर वे, ठीक है। ये इसका एडवांटेज ये होता है, ठीक है। सो आज का मेन चीज ये है, ठीक है। तो मेरी आप लोगों से ये है, पहले स्कोरिंग को आप समझो, ठीक है। स्कोरिंग समझने के बाद पैराग्राफिंग, जो आज का टॉपिक था कोहेरेंस के ऊपर, मैंने बताया था आपको इन कोहेरेंस को कैसे मेंटेन करना है, ठीक है। पैराग्राफ में लिंकिंग्स कैसे रखनी है, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान में रखो, ठीक है। ओवर वर्ड्स नहीं करना है, जो वर्ड्स आपको नहीं पता, आप कंफर्म नहीं हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो, उन वर्ड्स को यूज ना करो तो बेहतर है, ठीक है। उनकी जगह पे सिनोनिम्स यूज करो, इजी सिनोनिम्स यूज करो जो आप कंफर्म हो या जो वर्ड्स को लेकर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये मेरा ठीक है, ठीक है। इसमें आपको स्कोर अच्छा मिलने का चांसेस है। ये बेहतर है कि एक गलत वर्ड लिखने से बेहतर है कि एक सिंपल सी वर्ड लिखो, ताकि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, सही रहे, ठीक है। और लिंकिंग पैराग्राफ टू पैराग्राफ के अंदर लॉजिकल लिंकिंग को मेंटेन करो, ठीक है। कैसे कैसे, यानी कि वो एक फ्लो की तरह चलना चाहिए, यानी कि स्टार्टिंग में अगर पढ़ना स्टार्ट किए तो लास्ट पैराग्राफ तक आपका एक लॉजिकल लिंक मिले उसमें, ठीक है। तो ये आपको कोहेरेंस और कोहेशन के बैंड डिस्क्रिप्टर के हिसाब से आपको बैंड्स मिलेगा, ठीक है। सो गाइस, प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस ही है, ठीक है। आप खुद जानने की कोशिश करो आप किस लेवल पे लिख रहे हो, ठीक है, इन चीजों को देख के, ठीक है। देन यू कैन स्टार्ट स्कोरिंग ऑफ योर ओन, ठीक है। आपको एक अंदाजा होगा कि आप किस लेवल पे आपका राइटअप है, ठीक है। सो हैप्पी राइटिंग एंड बेस्ट ऑफ लक। सो इसका अगला सीरीज जो होगा, अगले में राइटिंग का मैं एक और चीजें लेके आऊंगा, हो सकता है मैं कंटेंट के ऊपर भी डिस्कस करूंगा, लेक्सिकल रिसोर्सेज के ऊपर भी डिस्कस करूंगा आपसे, और ग्रामेटिकल के ऊपर भी डिस्कस करूंगा। देन राइटिंग के एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे, एक एक एग्जांपल, टास्क 1 टास्क 2 का एग्जांपल लेंगे, उसमें वर्ड्स उस 4 क्राइटेरिया के हिसाब से मैं वर्ड्स को डिवाइड करूंगा और सेंटेंस को डिवाइड करूंगा, और कितने बैंड्स इसमें एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। एक एक्सपेक्टेशन लेके मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह से कैसे बनेगा ये, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।